Hello everyone. Got it. Let's welcome Ocean Sharma here and she is a HS ऑफिसर. आज बतौर SDM आजकल काम कर रही हैं बिलासपुर के अंदर. और फर्स्टली हम इनको बधाई देंगे कि लाडली फाउंडेशन में शी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर. और लेट्स कांग्रेट्स हर. और आज इनसे सीरीज ऑफ हम क्वेश्चंस पूछेंगे जो काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी HS की प्रिपरेशन या IAS की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. थीम HS रखेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू रहेंगे कि थ्रू आउट हर जर्नी हाउ शी कुड एबल टू फ्लोट थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम्स और कैसे इन्होंने रैंक निकाला है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ओशन in terms of your place of birth, your parents' profession, and your schooling first. Okay, so first of all, thank you so much for having me. And I always feel blessed and honored to be part of your institute. And as I've always said that मैं हमेशा cherish करती हूँ the mentorship you have given me. And I am going to hold on to it for the rest of my life. चलो And धन्यवाद ये तो. thank you, thank you, sir. Okay, so सर मैं वैसे कांगड़ा से हूँ लेकिन मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम गुजरा है वो शिमला में गुजरा है. शिमला में ही पैदा हुई और शिमला में ही पढ़ी बली. शिमला में ही मेरी स्कूलिंग हुई, DAV टूटू एंड देन DAV लक्कड़ बाजार शिमला. और उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से हम लोगों को कांगड़ा आना पड़ा. वैसे तो पापा यही थे लेकिन मम्मा और मेरे भाई बहनों को भी आना पड़ा कांगड़ा. एंड फिर कांगड़ा की जर्नी हम लोगों की शुरू हुई. तो कॉलेज वहां से पार्शली किया और फिर पार्शली कॉलेज फिर से शिमला में आके खत्म किया. तो लाइफ बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी रही है, बहुत स्टेबिलिटी नहीं रही कभी. एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम PU. तो ये रहा सर. दैट्स वेरी गुड. अच्छा, अपने पेरेंटल प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में प्लीज हमें बताइए कि किस तरह से आप इस जर्नी की तरफ भी अगर आपका माइंडसेट मोल्ड हुआ है तो क्या वो कहीं ना कहीं पेरेंट का प्रोफेशन का उसमें इन्फ्लुएंस रहा? जी सर, इन्फ्लुएंस तो रहा सर. हमने अपनी मम्मी को हमेशा ऑफिस जाते देखा है और बिल्कुल काम करते हुए देखा है. वो सुबह समय पे निकलती थी, समय पे ऑफिस से वापस आती थी. और जब भी उनकी कोई लेडी बॉस रहा करती थी तो वो हमेशा मुझे बताती थी कि मैं तुझे विजुअलाइज करती हूँ कि एक दिन तू भी इनकी जगह पे होगी और तुझे भी मुझ जैसी PA मिलेगी जो कि हार्ड वर्किंग होगी. सो वो एक विजुअलाइजेशन हमेशा चलता रहा एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दो सर पहले फैमिली ने मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर की फील्ड में डालने की कोशिश की कि उस वक्त इतना ज्यादा क्रेज रहा करता था MBBS का, इंजीनियरिंग एंड MBBS. एवरी पेरेंट वांटेड देयर चिल्ड्रन टू बी आइदर बी अ पार्ट ऑफ IIT और PMT क्वालिफाई करके डॉक्टर लगना है. तो वो चीज वहां पे रही. लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे पेरेंट्स के यही था कि द क्वालिटीज दैट आई ऑलरेडी हैड, फॉर एग्जांपल I was always good with people in terms of public dealing and namaste and everything. तो my parents used to think कि ये लड़की लोगों से अच्छे से बात करती है तो इसको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए. तो क्लैरिटी इनिशियली नहीं थी, बट जैसे जैसे मैं कॉलेज के बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स ही थे जिनको मैंने सुबह 4 बजे उठ के उनके रूम में जाके ये पूछा था कि अब बताओ करना क्या है. एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि अब इतने साल बाद ये सवाल पूछ रही हो तो तुम्हें तैयारी करनी चाहिए. एंड मेरे पिताजी पटवारी से उन्होंने शुरू किया था और मैंने उन्हें बिल्कुल लगन के साथ, मतलब मेहनत के साथ काम करते देखा है. और वो अभी नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हैं, कांगड़ा में है वो कार्यरत. और अभी वो रिटायर भी होने वाले हैं आने वाले मंथ्स में. एंड प्रेजेंटली माय मदर इज शी इज PA टू सेटलमेंट ऑफिसर धर्मशाला. ऑलराइट, चलो सब कुछ ठीक रहा मतलब आपकी जर्नी के दौरान. अच्छा, ये अपनी ना अभी करंट जॉब, जैसे आप बिलासपुर में सोशल मीडिया से ये हमें पता चलता है या मीडिया के थ्रू पता चलता है कि यू सीम्स टू बी वेरी एक्टिव विद द एकेडमिक पार्ट एज वेल एज फ्रॉम द सोशल सर्विस पार्ट. तो अभी अपना जॉब और जॉब के साथ आपने जॉब को कैसे एक्सटेंड किया है उसके इन्फ्लुएंस को, और आपने एज अ सिविल सोसाइटी वाले डोमेन में भी अब आप घुस गए हो. तो इन दोनों को कि कैसे आपका जॉब चल रहा है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर और साथ में कैसे लाडली फाउंडेशन को आप आगे प्लान्स लेकर आए उसके लिए. जी सर, प्रेजेंटली मैं हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, जब आप HS सिलेक्ट होते हैं तो लगभग 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहती है. तो ये मेरा फाइनल लेग ऑफ द ट्रेनिंग है. इसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट. तो हमारे जितने भी बैचमेट्स थे जो HS में सिलेक्ट हुए हैं उनको अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है एंड दे आर अटैच्ड विद द DC. सो मैं भी यहाँ पे DC बिलासपुर श्री पंकज राय सर के साथ अटैच्ड हूँ और मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है.
एंड हमारी जो एडीसी मैम है, एंड शी इज ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट। तो मुझे उन दोनों का शैडो बनने का मौका मिल रहा है, बिकॉज जो एक्शंस वो रेगुलरली ले रहे हैं, जिस तरह से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, आई एम ट्राइंग टू बेसिकली ग्रास्प कि ये लोग डिसीजन लेते कैसे हैं, प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। तो ये मैं चीज इनसे रोज सीख रही हूँ। दूसरा, जैसा आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर से मैंने थोड़ा आगे जाके एक सिविल लाइफ में वैसे पार्ट ले लिया है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल। सर, मेरा हमेशा से मानना है कि जो हम काम करते हैं वो हमारी आइडेंटिटी नहीं होता। आपका काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरे लिए सिविल सर्विसेज में अब मुझे आके समझ आया है कि दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसके जिसके आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है हर डोमेन में, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो चाइल्ड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो यूथ के लिए करियर गाइडेंस है, करियर मोटिवेशन तरीके के लोग मिल रहे हैं। एंड आई वुड टेक योर प्लेटफॉर्म टू थैंक लाडली ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कि उन्होंने मेरे करेज को एक प्रकार से मतलब उन्होंने काफी हद तक इस चीज को आगे बढ़ाया है। और एजुकेशन की फील्ड में और यूथ को गाइडेंस देने में हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करें। तो ये है सर। चलो, बहुत बढ़िया प्लान है आपके, अदर देन योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो आप कर ही रही हैं। अच्छा, इसी में जैसे एक ना क्विक एक मेरा सवाल कई एस्पिरेंट से रहता भी है। हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों को लेके कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एचएस एग्जामिनेशन को शायद उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेवल ऑफ कंपटीशन है। तो हम क्या करते हैं कि वी वेट फॉर द नोटिफिकेशन, व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन व्हिच इज गोइंग टू बी सपोजिटली गोइंग टू बी कंडक्टेड इन अनदर 2 to 3 months, जो कि एक गलत अप्रोच है। क्योंकि सिंस दिस इज द एग्जामिनेशन व्हिच इज इक्वली कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ यू विद रेफरेंस टू यूपीएससी, तो हमें इसे उतनी गंभीरता से, और जब लेवल ऑफ कंपटीशन और बच्चे हु आर अपियरिंग द कैलिबर दे आर हैविंग, क्योंकि आपने उन बच्चों को भी देखा जो आपके साथ क्वालिफाई करके आए, तो इस तरह के मिथ को देखते हुए आप ऑनेस्टली बताइए कि हाउ लॉन्ग यू टुक टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, फर्स्ट एज अ बीडीओ देन एज अ एसडीएम भी आप आई, है ना? तो कितना समय लगता है इस एग्जामिनेशन में क्लियर करने में? सर, आज के समय में जब इतना ज्यादा कंपटीशन है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में लगभग आप मिनिमम 1 साल का माइंडसेट लेकर चले। हम सोचते हैं कि 3 महीने 4 महीने में बताना चाहती हूँ, अगर आप एचएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग 3 से 4 महीने तो आपको ऑप्शनल में ही लग जाते हैं उसको समझने में। रिविजन तो एक दूसरा उसका पहलू है। तो जो भी बच्चा एचएएस की तैयारी कर रहा है, अलाइड की कर रहा है, तो उसको ये समझना पड़ेगा सर, ये सारे के सारे एग्जाम एक ही डायरेक्शन के एग्जाम है। मैंने कभी भी कोई तैयारी अलग से नहीं करी। इनफैक्ट मैं सिविल्स को एचएस से भी जोड़ना चाहती हूँ। हम सब मैक्सिमम बच्चे सिविल्स की तैयारी शुरू करते हैं और विद टाइम हम लोग स्टेट पीसीएस को भी काफी हद तक हम उसको भी तवज्जो देने लगते हैं। उसका रीजन ये है कि सर सिविल्स का एज वेल एज एचएस का सिलेबस 80 to 90% सेम है, और जो आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है वो हिमाचल का कंपोनेंट पढ़ना पड़ता है। इफ आई टॉक अबाउट अलाइड ऑल्सो, तो अलाइड और एनटी में भी सेम है सर। जीएस का सिलेबस एक तरफ है, करंट का सिलेबस एक तरफ है और हिमाचल का सिलेबस एक तरफ है। जो भी बच्चा तैयारी करेगा वो एक ही डायरेक्शन की तैयारी करेगा। उसको पढ़ना ही बेसिकली इस प्रकार से पड़ेगा कि एक मुझे जीएस कवर करना है, दूसरे पहलू पे मुझे करंट पे ध्यान देना है, और अगर मैं हिमाचल का पेपर दे रहा हूँ तो एब्सोल्युटली मुझे हिमाचल का जो स्टैटिक पोर्शन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उस पर ध्यान देना होगा। तो जो भी बच्चा एक्चुअल में इस एग्जाम को निकालना चाहता है, उसको ये माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि इसमें पेशेंस और परसिवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्विक रिजल्ट्स हम चाहने की कोशिश करते हैं बट दैट्स नॉट फीजिबल। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा ओशियन, दो प्रकार के बच्चे मेजरली जो तैयारी करते हैं, दो बच्चे सामने आए हैं एचएस को लेके। एक वो छात्र छात्राएं हैं जो जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं, एक वे लोग हैं जो वर्किंग हैं और बीइंग अ वर्किंग उन्होंने पेपर को परस्यू किया है। आपने भी शायद वो 1 साल का टाइम फ्रेम देखा था जब आप एज अ बतौर बीडीओ काम कर रहे थे, और बहुत ऑक्यूपाइड थे, है ना? लास्ट की शायद 1 महीने की ही छुट्टी आपको मिली थी जिसमें जो है तैयारी हो पाई थी। तो एब्सोल्युटली। दोनों प्रकार के बच्चे जिन्होंने तैयारी शुरू कर रहे हैं बट एज अ फुल टाइम, जिन्होंने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल स्टार्ट करना है, तो उन लोगों की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क हो सकता है?
जी सर, एक तो हमारे सिचुएशंस जैसे भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है माइंडसेट। अब इन दोनों सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ तो मैं ये बता पाऊंगी। जब मैं फुल टाइमर थी तो भी मैंने उस टाइम को चेरिश किया, क्योंकि वो जर्नी हमेशा आपको याद रहती है। जब भी अपने लाइफ में सैड होते हैं तो वो जर्नी आपको इतनी एम्पावरिंग लगती है कि देखो, आप लाइफ में कुछ भी नहीं थे, आप कुछ भी नहीं से कुछ बने हो। तो आप खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करके उस गड्ढे में से बाहर निकालते हैं। तो जो फुल टाइमर है सर, उसके पास तो बहुत ज्यादा वक्त है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे टॉपर्स कहते हैं मोस्टली कि 10-10 घंटे पढ़ो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 4 घंटे 10 महीने पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपको रिजल्ट है, वो जरूर यील्ड होंगे। सेकेंडली, आपने वर्किंग प्रोफेशनल की बात की, तो वर्किंग प्रोफेशनल जब मैं एज वीडियो काम कर रही थी, मुझे पता था मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, और मैं अपनी नौकरी के साथ भी जो है वो नहीं कर सकती कि आज छुट्टी मार लेते हैं आज ये, क्योंकि एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप नोडल वहां पे इंचार्ज हैं इतनी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, और आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, आप डीसी सर को रिपोर्ट कर रहे हैं, एडीसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही में आप पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन है। पॉलिटिकल आपके पास कहीं ना कहीं एक प्रेशर और सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मेरे पास है उसको चेरिश करना और उसको यूटिलाइज करना। मेरे पास ऑफिस जाने से पहले का समय हुआ करता था, ऑफिस में लंच आवर्स हुआ करते थे, और अगर कभी समय मिला तो अखबार पढ़ लिया या फिर किसी से डिस्कशन कर लिया अपने जो फ्रेंड्स थे या इस प्रकार से। और जो शाम का समय होता था उसको यूटिलाइज करती थी। वीकेंड्स पे अगर छुट्टी है तो दैट वुड बी ग्रेट, संडे को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। और अगर आप महीने में 1-2 बार छुट्टी भी ले सकते हैं तो भी। आपको याद होगा सर, मैं तो मेरे पास एक ही मंथ की अर्न लीव थी, और मैंने आपको कहा भी था ये डू एंड डाई सिचुएशन है और मुझे एग्जाम निकालनी है। सो उस वक्त आपने मुझे टेस्ट, जितने भी आपके जो टेस्ट सीरीज थी वो सारे प्रिंट आउट्स मुझे अच्छे से याद है, वो मैंने निकाले थे, और दैट वाज द ओनली मटेरियल जो मुझे लगता था कि अब मैं पार हो जाऊंगी इससे। अदरवाइज बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक मंथ में पेपर निकालना। एक मत है। बट लाइक हैविंग सेड दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट। तो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक लेडी हो जिसके 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो जो टाइम नहीं निकाल पा रही, चाहे वो एक आदमी हो जो अपनी इस वाली नौकरी से परेशान है, इन चीजों को चेंज करने का एक ही तरीका है, माइंडसेट। चलो, बहुत वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, एक और हमें बात बताइए कि ओशन शर्मा की जर्नी की मिस्टेक से, जब वो प्रिपरेशन कर रही थी, तो शी हैज टेकन नियरली 2.5 years टू क्लियर हर फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो अगर कोई छात्र या छात्रा इससे भी कम समय में इस पेपर को क्लियर करना चाहता है, जैसे, वो क्या वो मिस्टेक ना करें जो ओशन से हो गई थी? राइट। सो सर, मैंने हमेशा कहा है कि हम अपने वीक एरियाज को पहचान जाते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं डेलिबरेटली, क्योंकि इंसान की आदत होती है, उसको जब कमजोरी नजर आती है तो वो उसको टैकल नहीं करता, वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। सो मेरे केस में भी हमेशा से मेरा मैथ्स एक प्रॉब्लम रहा, बट मैं ये समझने में मुझसे भूल हो गई कि सी सैट का मतलब मैथ्स नहीं होता। सी सैट का मतलब है उसमें रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। तो बाद में जब मैंने एग्जाम्स निकाले, चाहे सिविल्स का मेंस दिया, चाहे वो एचएस मैंने क्लियर किया, उसका रीजन ये रहा कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम किया। जैसे कि रीजनिंग को मैंने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, मैंने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप एक इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने भी देखा है कि कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब इतने अच्छे स्कूल से पढ़े हैं लेकिन वो मेंस में इंग्लिश में रह गए। हम्म। सो हम्म। द पॉइंट इज कि आपको जब अपनी वीकनेस पता चल रही है तो उसको सही टाइम पे उसको समझना, उस पे काम करना, और उस पे टाइम लेना, और फिर कॉन्फिडेंस हासिल करना, ये बहुत जरूरी है। मेरे केस में सर एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज रही है जिसने मुझे टाइम उस पे किया। दूसरा वही है इग्नोरेंस, मैं उसको इग्नोर करती रही अपनी वीकनेस को, वो समय के साथ और बढ़ती गई। तो एक ये मुझे लगता है, और थर्ड इज योर लैक ऑफ फोकस। हम भूल जाते हैं कि हमने तैयारी शुरू ही क्यों की थी, फिर हम भटक जाते हैं कि अब क्या हो गया क्या हो गया। तो दीज वर द थिंग्स। राइट, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपने वो एट्रीब्यूट बताने हैं एक बच्चे को, एक एस्पिरेंट को जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो विच एट्रीब्यूट ही और शी शुड हैव, एंड व्हाट एट्रीब्यूट आर रेदर रिक्वायर्ड इन द फील्ड एज वेल। तो दोनों में कुछ डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज हैं जो हो सकता है कि उभर के और बाद में भी सामने आए। तो वो कुछ क्वालिटीज एज ए एस्पिरेंट चाहिए, कुछ क्वालिटीज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, उनके बारे में प्लीज बताइए। तो सर वर्ड्स, ये जस्ट क्वेश्चन कीवर्ड्स, जस्ट कीवर्ड्स।
सर ये तो मुझे एथिक्स का सवाल लग रहा है। द जस्ट क्वेश्चन कीवर्ड। इज आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। नहीं नहीं नहीं, जैसे कुछ एक जैसे जी हार्ड वर्किंग नेचर दोनों जगह कॉमन आ जी जाता जी है ना, अपने जी तैयारी से ऑनेस्टी, अपनी जॉब से ऑनेस्टी दोनों जगह काम आती है। इस तरह के हम वैल्यूज पिक कर लेंगे विच जी वैल्यू शुड जी एस्पिरेंट हैव। सर एब्सोल्युटली हार्ड वर्क तो हमेशा रहता है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना भी सीखना पड़ेगा, प्रेपरेशन टाइम में भी और जो आपका प्रोफेशन का टाइम होता है उसमें भी। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि आप सारी किताबों को उसमें आप पीएचडी कर लेंगे। तो वो वहां पे हार्ड वर्क नहीं, वहां पे आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत जरूरत है। दूसरा सर मुझे लगता है कि कंपैशन कंपैशन ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे। अगर आप में कंपैशन ही नहीं है तो मैं सोचती हूँ आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव रोबोट्स एंड हम्म। यू नो वी हैव एवरीथिंग, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी ऑल्सो। ये वैल्यू सर वैसे बोलने में तो बहुत ऐसा लगता है कि नहीं हम गप्पे मार रहे हैं, बट नहीं सर, अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो आप एग्जाम निकाल के इस फील्ड में आ जाए, आप बहुत जल्दी आपको हरा दिया जाएगा इस फील्ड में। इट्स वेरी वेरी कम्पिटिटिव। इनफैक्ट सर मैंने अपने डीसीज को देखा है, जैसे मैं आज भी देखती हूँ, ही इज सो एफिशिएंट, और ये खुद को रोज प्रूव करते हैं कि नहीं, मैं इस कुर्सी को क्यों डिजर्व करता हूँ। तो वो जो मोटिवेशन मुझे रोज ऑफिस जाके मिलती है, दैट इज अमेजिंग। सो एवरी डे यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप यहाँ क्यों आए थे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो ये कुछ वैल्यूज मुझे लगती है कि यू शुड बी कंपैशनेट, यू शुड हैव इंटीग्रिटी, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इट विल गो अ लॉन्ग वे। चलो, थैंक्स अ लॉट। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस और द लास्ट कोट ऑफ मोटिवेशन फॉर द एस्पिरेंट हु वुड लाइक राइट टू स्टार्ट देयर जर्नी। राइट सर, बच्चे सबसे ज्यादा डरते फेलियर से हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने मुसले में अपना उसमें सर दे दिया हुआ है तो आपको उस खुंडे से नहीं करना डरना चाहिए। है। मींस कि आपको फेलियर से जो है वो डरना नहीं, एक बार आप आ गए तो ये तो पक्की बात है, इट इज इनएविटेबल कि आप फेल होंगे। आपको एक एक करके सब्सिक्वेंट अपने अटेम्प्ट्स में पता चलता रहेगा कि आप कहाँ मार खागे, कहाँ मार खागे। सर इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था दैट सक्सेस इज नथिंग, इट इज jumping from failures to failures without losing enthusiasm. वेरी So this वेरी is वेल what सेड। I want to tell the aspirants, and all the best for the journey. चलो, थैंक्स अ लॉट। एक लास्ट नोटिफिकेशन विद दिस वीडियो कि वी आर सिविल स्टैप, क्योंकि हम बहुत 2 साल से तकरीबन ऑनलाइन है, और अब नाउ एक हमें लास्ट में चीज आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आपने फिजिकल फॉर्मेट में चंडीगढ़ में पढ़ाई Yeah. करी थी हमारे पास। तो फिजिकल जो एक्सपोजर शायद दे सकता है, जो एक वो बच्चा जो कॉलेज से फ्रेश पास आउट है, वो जो Mhm. एक्सपोजर है, वो इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसके अपना पीयर Mhm. ग्रुप है, तो शायद Mhm. वो कहीं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे Mhm. रिजल्ट जल्दी निकल सकते हैं। लेकिन इसका ये Mhm. मतलब नहीं कि ऑनलाइन से निकलते। तो इनके ऊपर Mhm. छोटा छोटा दो दो लाइनें कि ऑनलाइन और Mhm. ऑफलाइन किस किस प्रकार के बच्चे के लिए बेहतर हो सकती हैं। सर जब मैं निकली थी अपने मास्टर्स करके तो उस वक्त तो ऑनलाइन का था, विजन वगैरह के बारे में सुना था, बट सच बात ये है कि इसमें हमें इनिशियली हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद देख लीजिए, आपका और मेरा जो कनेक्ट है वो इसीलिए हुआ है बिकॉज आपने हमें ज्योग्राफी पढ़ाई है और साक्षात पढ़ाई है और फिर डांटा भी है और फिर सुधारा भी है। तो वो जो टीचर स्टूडेंट कनेक्ट होता है सर, वो उसको कभी भी हम रिप्लेस नहीं कर हम्म, सकते। और मुझे बहुत खुशी है और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आप अगर ऑफलाइन आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि चंडीगढ़ में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो मैं जहाँ बोलती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जाएं, एक बार खुद बैठें, टीचर से मिलें और फिर डिसाइड करें कि आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर हैविंग सेड दैट, जो बच्चे ट्राइबल एरियाज में हैं और फैमिलीज इश्यूज के कारण नहीं आ पा रहे, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई मदर्स हैं वो प्रिपरेशन करना चाहती है लेकिन बच्चा है, तो उनके लिए ऑनलाइन भी एक जड़ी बूटी के समान जो है वो प्रूव हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए ऑफलाइन सही रहेगा कि ऑनलाइन सही रहेगा। सो दिस इज इट। चलो, थैंक्स अ लॉट ओशन फॉर बीइंग विद अस। और इतना टाइट स्केड्यूल तुम्हारा रहता है एंड यू हैव इम्पार्टेड सो मच ऑफ टाइम ऑफ योर्स, तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। आज छुट्टी थी सर। चलो, हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू एंड ऑल द एस्पिरेंट ऑफ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश। आप सभी को और हिमाचल के सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।